हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम बात करने वाले हैं अब अगले टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा है आई थिंक फिफ्थ पार्ट है इस सेकंड चैप्टर का। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले वो 4 वीडियो देख लीजिए इस चैप्टर की, सेकंड चैप्टर की। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी आप समझना चाहते हैं तो अगर आपको इससे पहले का आता है तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं इस टॉपिक पर, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेसिस सॉल्यूशन। बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास एसिड है और बेस है वो आखिर स्ट्रॉन्ग कितना है। और इसकी स्ट्रॉन्गनेस को, मतलब स्ट्रेंथ को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। अब आपको नेचुरल सी बात पता है ऑलरेडी कि जो एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं उनकी हेल्प से हम एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हमें नहीं पता कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है तो हम एसिड बेस इंडिकेटर्स की हेल्प से पता लगा सकते हैं। और इससे पहले हमने ये भी पढ़ा है, इससे जस्ट पहले टॉपिक में, कि डाइल्यूशन से हमारा H और OH कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। जब हम पानी मिलाते हैं तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाती है। अच्छा, पर अब हम बात कर रहे हैं कि कोई भी अगर एसिड है और हमें पता होना चाहिए कि वो एसिड या कोई भी बेस हो, उस केमिकल का अगर हमें स्ट्रेंथ पता करनी है तो कैसे पता लगाएंगे। इसके लिए हमारे पास होता है एक यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। बेसिकली ये सिंथेटिक इंडिकेटर ही है। बहुत सारे इंडिकेटर्स को, सिंथेटिक इंडिकेटर्स को मिक्स करके एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया जाता है, जो कि हर टाइप के एसिड या बेस या न्यूट्रल के साथ अलग अलग कलर देता है। चाहे कोई भी केमिकल हो, वो एसिड बेस या जो भी हो, उसके साथ हर एक पीएच के लेवल के हिसाब से एक अलग कलर देता है। अभी मैंने टर्म यूज़ किया पीएच, आगे समझेंगे। बस इतना समझ लीजिए अभी यूनिवर्सल इंडिकेटर कि ये मिक्सचर है कई सारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स का। ठीक है, सेवरल सिंथेटिक इंडिकेटर्स, यहाँ लिख देता हूँ मैं, है ना। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज मिक्सचर ऑफ several synthetic indicators। ओके, ये अलग अलग कलर देता है अलग अलग केमिकल के साथ। समझ में आया आपको? यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन। आपने जो भी केमिकल लिया है पानी में घोल के, उसमें जो भी उसकी H+ कॉन्सेंट्रेशन होगी, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी, उसके हिसाब से वो अलग अलग कलर देगा। तो अभी अगर हम बात करें स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल आज हैज़ डेवलप। अभी जैसे हमने बात किया कि ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है हमें अलग अलग कलर देता है, लेकिन कलर से हमें कैसे पता लगेगा कि इसका क्या पीएच है ना, या इसकी स्ट्रेंथ क्या है। कलर से तो हमें सिर्फ कलर ही नज़र आएंगे ना, हमें पता कैसे चलेगा। तो हम क्या करते हैं, इस कलर के साथ ही ये जो हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया है, इसके साथ ही एक स्केल भी डेवलप किया है हमने, एक स्केल बनाया है। और उस स्केल में 0 से लेकर 14 तक, ये आपको नीचे यहाँ दिखाई दे रही होगी, 0 से लेकर 14 तक का ये पूरा स्केल होता है। ठीक है, जिसमें अलग अलग कलर्स अलग अलग पीएच को मेंटेन करते हैं, पीएच को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 0 से लेकर 14 क्या है? पीएच है। अब इस पीएच वर्ड में, पीएच स्केल में, पीएच का क्या मतलब होता है? पीएच का मतलब होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मीन्स पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और पोटेंस का जनरल इंग्लिश मतलब होता है पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन। बेसिकली किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन कितनी पावरफुल है उसके हिसाब से हमने ये स्केल डेवलप किया है। पर ये पीएच का डायरेक्ट मतलब नहीं है। हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि पावर का मतलब हो गया कि जितना ज़्यादा स्केल ज़्यादा है उतना ही पीएच ज़्यादा होगा, उतना ही हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। नहीं, एक्चुअली ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज़्यादा पीएच होगा, ठीक है, उतना ही हाइड्रोजन आयन कम होंगे। तो ये उल्टा काम करता है एक्चुअली पीएच। ठीक है, तो अभी पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस इन जर्मन, जिसका मतलब पावर होता है। पीएच स्केल जिसकी वैल्यू तुम्हारी 0 से 14 तक चलती है, इसमें आप 0 पर जब देखते हैं, ठीक है,
यहाँ स्केल पर देखिए आप, यहाँ जब 0 पर देखते हैं तो 0 पर एसिड रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ लिखा भी होगा, और 0 से लेकर 7 के बीच में आपका एसिड लाई करता है। 7 पर, एग्जैक्ट 7 पर न्यूट्रल होता है, और 7 से ज़्यादा मतलब 7 और 14 से बीच में यहाँ बेस होते हैं। ओके, 7 से कम एसिड, 7 से ज़्यादा बेस, और एग्जैक्ट 7 पर न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल जो ना एसिड है ना बेस है, वो न्यूट्रल कहलाता है। तो यहाँ आपको साफ साफ नजर आ जाएगा, pH शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज नंबर। pH क्या है? ये नंबर है जो कि आपको एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के बारे में बताता है। pH is a number which indicates acidic basic nature of solution। जितना ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन होगा उतना ही लोअर pH होगा, जो हमने बात की। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उतना ही कम pH होगा, या ये कह लें जितना कम pH होगा उतना ही ज़्यादा हाइड्रोजन आयन्स होंगे, ठीक है। अब एक pH सॉल्यूशन, pH स्केल पर 7 पर आपका न्यूट्रल है, इससे कम पर एसिड है, और 7 से ज़्यादा पर आपका बेस है। अभी आप ये समझ लीजिए कि pH इंक्रीज होने का मतलब है नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीज होना। आपका pH इंक्रीज हो रहा है मतलब OH आयन्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। या ये कह लीजिए pH इंक्रीज हो रहा है तो H+ आयन्स डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। आप दोनों चीज़ें समझ लीजिए। जैसे जैसे आप इधर जाएंगे H+ आयन, देखो ये ब्लू वाला जो है H+ आयन डिनोट कर रहा है। जैसे जैसे आप इधर जाएंगे H+ आयन कम होते जा रहे हैं, और OH, ये वाइट वाला OH को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो OH- आयन बढ़ते जा रहे हैं, ये OH को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया? OH मीन्स बेस, H+ मीन्स एसिड, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अब होता क्या है कि हम पता कैसे लगाएंगे? वैसे तो हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो सॉल्यूशन में होता है, लेकिन हमने इसी सॉल्यूशन का यूज़ करके कुछ स्पेशल टाइप के पेपर्स बना रखे हैं जिन्हें हम कहते हैं pH पेपर्स, ठीक है। और उन्हीं pH पेपर्स को आपने लैब में देखा होगा, जब किसी केमिकल में डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। फिर उसी pH पेपर को निकाल के और उसी pH पेपर के ऊपर आपको एक पैटर्न नज़र आ जाता है, उसी पैटर्न को देख के आपको कलर समझ में आ जाते हैं। ओके, उस कलर को हम मैच करते हैं। अभी आगे देखिए, आप समझ में आएगा आपको। अब यहाँ पर आपको पूरा एक pH स्केल का कलर पैटर्न दे रखा है। तो आपको एकदम डार्क रेड आ रहा है, दैट मीन्स वहाँ क्या है, आपका 0 pH है, ठीक है। और एकदम डार्क वायलेट कलर आ रहा है आपका, तो pH आपका कितना है, 14 है, ठीक। और आपका समहाउ कहीं ग्रीन, लाइट ग्रीन के ऊपर पास आ रहा है, तो फिर आपका कैसा है, वो 7 pH है। तो ये जो कलर्स हैं, ये कलर्स आपको रिप्रेजेंट करते हैं किस कलर पे कौन सा pH है। बेसिकली आप क्या करेंगे, pH पेपर लेंगे, उसे आप सॉल्यूशन में डिप करेंगे, सॉल्यूशन में डिप करने के बाद एक कलर आ जाएगा, उस कलर को आप इस कलर से मैच करेंगे। जिस कलर से वो मैच कर रहा उसका नंबर, वही नंबर उसका pH माना जाएगा। अंडरस्टूड? तो आपको समझ में आ गया, pH H+ आयन या OH- आयन दोनों में से किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। अगर आपका pH कम है तो हम H+ आयन की बात कर रहे होंगे क्योंकि वो एसिड है, और अगर आपका pH ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है, तो हम OH- आयन्स के बारे में बात कर रहे होंगे क्योंकि वो बेस है, और बेस में हम किसके बारे में बात करते हैं, OH हाइड्रोक्साइड आयन्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये एक टेबल दे रखी है। अब ये टेबल तो आपको खैर अपने लैब में करना पड़ेगा, इसका कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। अभी आगे आते हैं हम। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड OH हाइड्रोक्साइड आयंस रिस्पेक्टिवली। एसिड H+ आयन पर डिपेंड करता है और बेस OH पर डिपेंड करता है, ठीक है। H+ जितने ज़्यादा होंगे, H+ जितने ज़्यादा होंगे उतना ही pH कम होगा, OH जितने ज़्यादा होंगे उतना ही pH ज़्यादा होगा, ठीक है। इफ़ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन, हमने अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और एसिटिक एसिड दोनों सेम कॉन्सेंट्रेशन में लिए, ठीक है, मान लो कि 1 मोलर, तो क्या होगा, दीज प्रोड्यूस डिफरेंट
अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, दोनों ही अलग अलग अमाउंट में हाइड्रोजन आयन लेंगे, बनाएंगे। क्यों? उसका रीज़न क्या है? देखो उसका रीज़न है कि हम ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड के बारे में फर्स्ट वाली वीडियो में बात कर चुके हैं। जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एसिटिक एसिड है, वो ऑर्गेनिक एसिड है, तो वो पूरा कंप्लीटली आयंस में कन्वर्ट नहीं होता है, तो कम आयन मिलेंगे। मान लो अगर 100 मॉलिक्यूल्स आपके पास, तो 5-6 ये आयंस आपको मिलेंगे। लेकिन आपके पास HCl है 100 मॉलिक्यूल, तो वो 100 के 100 ही आपको H+ आयंस देंगे। इसलिए भले ही आप सेम अमाउंट में दोनों लें, लेकिन आपको अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट कंप्लीटली आयोनाइज। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में बात कर रहे हैं, वीक एसिड्स के बारे में बात कर रहे हैं। आप ऑर्गेनिक एसिड कह लीजिए या फिर वीक एसिड कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली, पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं होते हैं, और इसी वजह से आपको कॉन्सेंट्रेशन कम देखने को मिलती है, भले ही आप मात्रा दोनों की बराबर लें, ठीक है। समझ में आ गया आपको? एसिड्स दैट गिव राइज टू मोर H+ आयंस आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग। जो ज़्यादा H+ आयन देगा उसे स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा, और एसिड्स जो कि कम H+ आयंस देंगे उन्हें वीक एसिड माना जाएगा। तो आप यहाँ से डेफिनेशन भी लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की। अंडरस्टूड? बेटा अपनी बुक निकाल के बैठिए ताकि आप भी साथ के साथ मार्क कर सकें और चीज़ों को रीड कर सकें। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलता है। वीडियो देखिए, अपनी बुक में भी देखिए, मार्क कीजिए, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा उसे रीड कीजिए अपनी बुक से, तब काम बनेगा, है ना। वैसे तो साथ के साथ पढ़ा ही रहे, फिर भी ऐसे सो के या लेट के आप वीडियो देख रहे हो वो ठीक नहीं पड़ेगा। आधे घंटे की बात है, आधे घंटे की बस वीडियो डालता हूँ और कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा बस आधा घंटा बस मुझे रोज़ दे दीजिए, थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए, ठीक है। भले 2x पे चला लीजिए, 15 मिनट दे दीजिए। 2x पे अगर लगाते हैं तो 2-4 दिन थोड़ी प्रॉब्लम लगेगी, उसके बाद आपको आदत हो जाएगी 2x की। 15 मिनट तो दे ही सकते हैं, 15-20 मिनट, इसमें तो कोई नॉर्मल कहते हैं कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ना। उससे ज़्यादा तो आप क्लास में टाइम वेस्ट कर देते हैं बातों में। खैर यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे पढ़ने आए हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। कैन यू नाउ से वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड आर? आप क्या बता सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है और वीक एसिड कौन सा है? तो हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे वो वीक एसिड है। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब ये जो हम पीएच इतनी देर से बात कर रहे हैं, इसकी हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि हम कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसकी हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस तो होनी चाहिए, तभी तो हमने पूरा एक डेडिकेटेड चैप्टर दे रखा है इसमें। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पीएच हम पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे पीएच के इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो मेन हमारे पास डेली लाइफ में होते हैं हम थोड़ा उन्हें देख ले रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की। देखो प्लांट्स और एनिमल्स ये बहुत ज़्यादा पीएच सेंसिटिव होते हैं, मतलब इन्हें रहने के लिए एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए होता है। पीएच का मतलब हम एसिड या बेस की बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कुछ एनिमल्स अगर हम बात कर लें तो हमें थोड़ा सा हल्का सा एसिडिक से हल्का सा बेसिक के बीच में एनवायरनमेंट चल जाएगा, या थोड़ा एसिडिक ना हो लेकिन थोड़ा सा बेसिक तो चल ही जाएगा। हमारी बॉडी, जैसे अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो हमारी बॉडी के इंटरनल जो प्रोसेसेस होती हैं उसका पीएच 7 से लेकर 7.8 तक होता है, मतलब न्यूट्रल से लेकर थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा बेसिक तक। इस पीएच रेंज में हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करती है। किसी वजह से अगर हमारा पीएच रेंज, हमारी बॉडी का पीएच रेंज इससे कम या ज़्यादा हो जाए तो फिर हमारी बॉडी में इश्यूज़ आ जाते हैं, हमारी हेल्थ ख़राब हो जाती है, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी एक पर्टिकुलर पीएच रेंज में ही सर्वाइव कर पाते हैं। आपने पीएच बढ़ा दिया तो वो मर जाएंगे, आपने पीएच घटा दिया तो वो मर जाएंगे, ठीक है। अगर हमारे एनवायरनमेंट की बात करें, एसिड रेन की, इंपॉर्टेंट टर्म है एसिड रेन। तो जो बारिश होती है आपकी, अगर उस बारिश का पीएच 5.6 से कम चला जाए तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं। अब ये होता कैसे है? देखो आपको पता है हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन बहुत है ना। आप अच्छे से जानते हैं हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन बहुत है। तो फिर कैसे करें? जैसे मान लो एनवायरनमेंट में हम बात कर रहे हैं सल्फर ऑक्साइड की, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गए,
या ऐसी गैसेस बहुत सारी हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं। ठीक, अब इनसे प्रॉब्लम क्या होती है? देखो, जब बारिश होती है, ठीक है, जब रेन होती है, तो ये आपके वाटर में मिल जाते हैं, सब पानी में मिल जाते हैं। तो ये जब H2O में SO2 रिएक्ट करता है तो बेसिकली ये H2SO4 बना लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ऐसे ही जब ये पानी में NO2 मिलता है तो कौन सा एसिड बनेगा? HNO3, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। कम अमाउंट में भाई, हवा में ये बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेकिन होते तो हैं पॉल्यूटेंट्स, एयर पॉल्यूशन जो होता है। तो उस केस में क्या होता है, ये जो हमारा एसिड बन गया ये रेन वाटर के साथ ही गिर रहा होता है। तो ओवरऑल हमारा जो रेन है उसका पीएच इन एसिड्स की वजह से कम हो जाता है। अब जहाँ जितना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा उतना ही ज़्यादा एसिड रेन होने की संभावना होती है। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी लास्ट ईयर क्लासेस में पढ़ा होगा, जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि आगरा का केस पढ़ा होगा कि आगरा का जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और बहुत तेज़ी से वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ आने लगी, तो उस एरिया में, आगरा के वो ताजमहल वाले एरिया में बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो गया, जिसकी वजह से जब बारिश होती थी वो एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाती थी। और वो एसिड रेन जब ताजमहल के ऊपर गिरती थी तो वो ताजमहल के मार्बल को ख़राब करती थी, उसे कोरोड कर देती थी, बेसिकली वो पीला सा होने लग गया था। और जब ताजमहल की ब्यूटी ख़राब होने लगी तो फिर उसे बचाने के लिए कई सारे रूल्स लाए गए, इंडस्ट्रीज़ को उस एरिया से दूर किया गया, बहुत सारी चीज़ें की गई। तो जहाँ पर जितना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा वहाँ पर उतनी ज़्यादा एसिड रेन होने की संभावना होगी। ठीक है, और एसिड रेन कब होगी? जब रेन का पीएच, रेन वाटर का पीएच कितना हो जाएगा? लेस देन 5.6 पीएच हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं एसिड रेन किस तरीके से होती है। बेसिकली हवा के जो पॉल्यूटेंट्स हैं जब वो रेन वाटर में घुल जाते हैं तो वो एक तरीके से एसिडिक हो जाता है और पीएच लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है वाटर का, न्यूट्रल वाटर का। और वही आपका अगर 5.6 से कम हो जाए पीएच तो फिर उसे हम एसिड रेन की कैटेगरी में डाल देते हैं। अब ये एसिड रेन हमारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह को तो ख़राब कर ही रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देता है वो लाइफ फॉर्म्स को प्रॉब्लम देता है। ठीक है, लाइफ फॉर्म्स को क्या प्रॉब्लम होती है? जैसे आप यहाँ देखिए, अगर वही पानी, एसिड रेन वाला पानी रिवर्स में चला जाए, ठीक है, तो क्या होगा? जो रेन वाटर है वो अगर एसिडिक है और नदियों नालों में चला जाए, तालाबों में चला जाए, तो जो उसमें एक्वाटिक लाइफ है, उसमें जो जीवन है, चाहे फ्रॉग्स हो गए या कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म हो गया, वो उस पीएच को नहीं झेल पाएगा क्योंकि एसिडिक हो गया, और एसिडिक मीडिया में वो मर जाएंगे और उनका जीना मुश्किल हो जाएगा, चाहे फिशेस हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो इसलिए ये उनकी एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो हमें अपने साथ साथ और ऑर्गेनिज्म का भी ध्यान रखना होता है। ठीक, अभी आप देखिए एक फैक्ट दे रखा है यहाँ पर कि जो वीनस है, वीनस का एटमॉस्फेयर, जैसे हमारा जो, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा आपको, हाँ, वीनस का जो एटमॉस्फेयर है, जैसे हमारा जो अर्थ है उसमें एटमॉस्फेयर में ये सारी गैसेस है ना, एयर वगैरह, लेकिन वीनस के एटमॉस्फेयर में आप देखेंगे वाइट थिक क्लाउड होते हैं। और किसके हैं वो? मेनली सल्फ्यूरिक एसिड के हैं। वाइट थिक क्लाउड किसके हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के हैं। तो आप बताइए, क्या वीनस पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है अगर सल्फ्यूरिक एसिड है? नहीं ना, सल्फ्यूरिक एसिड में तो मर जाएंगे, इसलिए ऐसी जगह पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड? जो आपके और पास की गार्डन वगैरह होते हैं या पीछे कोई भी ये मिट्टी देखिए जहाँ पर प्लांट्स उग रहे हों, वहाँ से आप मिट्टी लाइए और उसकी पीएच क्लासिफिकेशन कीजिए कि उसका पीएच कितना है। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि जनरली जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए पीएच रेंज चाहिए होती है सॉइल की थोड़ी सी एल्कलाइन। ठीक है, हल्की सी एल्कलाइन चाहिए होती है, एसिडिक सॉइल नहीं, एल्कलाइन, थोड़ी सी बेसिक सॉइल। ठीक है, हल्की सी बेसिक, ज़्यादा बेसिक भी नहीं, थोड़ी सी हल्की सी बेसिक चाहिए होती है। ओके, तो आप जब भी यहाँ पर बस
आपको थोड़ी सी एक्टिविटी बोली कि आप अपने बैकग्राउंड से सॉइल लाइए, उसका टेस्ट कीजिए और पता कीजिए कि आपके एरिया में कैसी सॉइल चाहिए होती है। तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर प्लांट्स को एल्कलाइन सॉइल चाहिए होती है। अगर वो सॉइल आपकी एसिडिक हो गई तो वहाँ पर प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। बहुत ही कम प्लांट्स होते हैं जो थोड़ी एसिडिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर जाते हैं। इसलिए आपने जनरली देखा होगा, और लास्ट ईयर की क्लासेस में 8th क्लास में जो आपका फर्स्ट चैप्टर था उसमें भी थोड़ा पढ़ा होगा कि जब फार्मर्स खेती करते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी सॉइल थोड़ी सी एसिडिक हो गई, ठीक है, एसिडिक सॉइल, तो उसे सही करने के लिए वो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड मिला देते हैं, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये सॉइल न्यूट्रलाइज हो जाती है, ठीक है, सॉइल न्यूट्रलाइज हो जाती है ताकि प्लांट आराम से ग्रो कर सके। अगर सॉइल कैसी है? एसिडिक सॉइल है तो, ठीक है। चूना मिला देते हैं बेसिकली खेतों में, अपने पूरे खेत में चूना छिड़क देते हैं, जिसकी वजह से, चूना ही होता है ना कैल्शियम ऑक्साइड, चूना छिड़क देते हैं जिसकी वजह से जो उसकी सॉइल एसिडिक हुई है वो उसके साथ, बेस के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाए और अच्छे से प्लांट ग्रो कर पाएँ, ठीक है। चलिए, देन कम पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें पीएच कैसे वर्क करता है? तो देखो, हमें अच्छे से पता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, ठीक है, HCl प्रोड्यूस होता है पेट के अंदर, ठीक है। अब ये HCl क्या करता है? हमारा जो फूड होता है उसे डाइजेशन में हेल्प करता है, उसे पचाने में हेल्प करता है। अब ये HCl बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल होता है, लेकिन फिर भी हमारा जो स्टमक है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि आप लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसे डिटेल में। क्योंकि आपका जो स्टमक होता है वो एक तरह का म्यूकस रिलीज़ करता है, एक तरह की प्रोटेक्टिव लेयर रिलीज़ करता है, जो कि उसे इस HCl से प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो जब वो HCl प्रोड्यूस कर रहा है तो अपने लिए सेफ्टी तो रखेगा ही ना स्टमक, तो डाइजेशन ऑफ फूड हो जाता है उस HCl से, लेकिन खुद को हार्म नहीं होता। लेकिन अगर कई बार आप ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खा लें, या कई बार आपके डेली रूटीन में ख़राब होने की वजह से भी आपका जो स्टमक है वो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर देता है, और आपके स्टमक के अंदर ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है आपको, ठीक है। आपको कभी ना कभी सभी को हो जाती है एसिडिटी, ठीक है। तो उस केस में जब आपको एसिडिटी हो जाए तो फिर हम क्या करते हैं? हम एसिडिटी बोल देते हैं नॉर्मली, और प्रॉब्लम को इंडाइजेशन कहते हैं। एसिडिटी के नाम से भी आ सकता है, इंडाइजेशन के नाम से भी आता है, सेम बात है। तो अगर आपको इंडाइजेशन हो जाए, एसिडिटी हो जाए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? जैसे चैप्टर के शुरुआत में ही बोला था कि अगर आपको इंडाइजेशन हो जाता है तो घर में आप क्या कर सकते हैं? अगर बेकिंग सोडा है तो उसे पानी में घोलकर आप कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा बेस होता है, और बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका स्टमक न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और वो जो प्रॉब्लम आपको एसिड की वजह से हो रही है, एक्स्ट्रा एसिड की वजह से हो रही है, वो नहीं होगी, ठीक है। तो जो भी दवाइयाँ आप एसिडिटी के अगेंस्ट लेते हैं, उसे सही करने के लिए लेते हैं, उन सब को हम कहते हैं बेस। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एसिड्स, ठीक है। इंडाइजेशन को क्योर करने के लिए जो बेसिस लेते हैं वो कहलाता है एंटासिड। लिख देता हूं यहां पर, है ना, द बेसिस यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ indigestion are called antacid, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। अब एंटासिड में होता क्या है कि एंटासिड जो एक्सेस अमाउंट में आपका एसिड बना है, काम कैसे करता है उसका आंसर ये बता सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए हाउ एंटासिड वर्क। तो जो एंटासिड्स हैं बेसिकली वो बेस हैं, तो एंटासिड्स न्यूट्रलाइजेज द एक्सेस एसिड, क्योंकि वो बेस हैं। और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एंटासिड है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे जनरली हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, और ये एक तरह का वीक बेस है। समझ में आया? मोस्ट कॉमन एंटासिड इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ ए
वीक बेस। अंडरस्टूड? कॉमन नेम क्या है इसका? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या हो गया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, वो यहाँ चली गई, हाइड्रोक्साइड की 1, वो यहाँ आ गई, 1 को हम लिखते नहीं है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अंडरस्टूड? चलिए, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। अब अगर आपके माउथ में पीएच चेंज होने लगे, अब होता क्या है, देखो जनरली हम खाना खाते हैं और ऑलमोस्ट हम मोस्टली सारे ही लोग सुबह उठ के टूथब्रश करते हैं। देखा जाए साइंटिफिकली आपको सुबह से ज़्यादा रात को टूथब्रश करके सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो आपने खाना खाया रात को, ठीक है, खाना खाने के बाद अब आप 6 से 8 घंटे सोने वाले हो। ओके, मतलब आपका माउथ 6 से 8 घंटे ऑलमोस्ट ऐसे ही रहेगा, ठीक है, क्लोज्ड रहेगा, और उसमें बैक्टीरिया वगैरह जो भी हैं आपके माउथ के अंदर, सबके माउथ के अंदर होता है। देखो ज़्यादा वो ई ऊ करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे माउथ के अंदर तो बैक्टीरिया नहीं है, सबके माउथ के अंदर बैक्टीरिया वगैरह जाते ही हैं। एयर आप बात कर रहे हो कैसे भी, खाने में भी हो सकता है, जिस प्लेट में आप खा रहे हो, भले ही आप कितनी भी साफ़ सुथरी प्लेट हो, पूरी तरीके से आप उसे सैनिटाइज तो कर नहीं रहे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं खाने में बैक्टीरिया हो ही सकते हैं। ठीक है, कुक्ड फूड में नहीं है, लेकिन जिस प्लेट में आप खा रहे हो उसमें तो होगा ही है। तो आपके माउथ के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, और ओवरनाइट वो जो खाना आपके माउथ में रह गया है, कहीं ना कहीं दांतों में फंसा रह गया है, उसे वो फर्मेंट करते हैं, एसिड बनाते हैं ओवरनाइट, और वो एसिड आपके माउथ का पीएच लगातार कम करता रहता है। अब ये प्रोसेस सुबह ख़त्म हो जाती है क्योंकि आप सुबह उठ के टूथब्रश कर लेते हो, लेकिन ये प्रोसेस रोज़ चल रही है। थोड़ा थोड़ा एसिड रोज़ बनता है, और वो पूरा एसिड रात भर आपके माउथ में रहता है, जिसकी वजह से आपका जो दांत है, ठीक है, वो ख़राब होने लगता है, और इसी वजह से हमें टूथ डिके की प्रॉब्लम आती है, हमारे दांत में कीड़े लग जाते हैं। ओके, सिंपल। तो सबसे बेस्ट पता है, जानते हो क्या है? अगर आपको एक ही टाइम करना है, वैसे तो कहा जाता है कि आप सुबह और शाम दोनों टाइम टूथब्रश कीजिए, पर वी आर इंडियंस और यूजुअली हम करते नहीं हैं, तो फिर भी अगर आप एक ही बार करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको रात में करना चाहिए टूथब्रश। उसका रीज़न ये है कि आप जब सुबह उठते हैं तो सुबह चाहे ब्रश कीजिए या मत कीजिए, आप जनरली सुबह उठने के बाद अपने माउथ को वॉश कर ही लेते हैं, मुंह को, ठीक है, खाना खाते हैं, 50 चीज़ें करते हैं, पानी पीते हैं, तो माउथ में वो बैक्टीरिया इतने टाइम तक नहीं रहते हैं, ठीक है, और रात को ऑलरेडी आप ब्रश कर चुके हैं तो वैसे भी माउथ में कुछ था भी नहीं, तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दिन भर आप पानी वानी कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं तो उससे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन प्रॉब्लम है असल में रात को। खैर, अब हम आगे बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के हिसाब से। तो होता क्या है, आपका जो टूथ डिके है वो कब स्टार्ट होता है? जब आपका माउथ का पीएच किसी वजह से 5.5 से कम चला जाए। ऑब्वियसली कब जाएगा? जब आपके माउथ में कुछ खाना फंसा हुआ रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आपका जो टूथ होता है कुछ इस तरह की शेप का होता है, बहुत ज़्यादा अच्छी आर्ट नहीं है, ओके। आपका टूथ होता है वो 3 लेयर्स का बना हुआ होता है। सबसे ऊपर की हार्डेस्ट लेयर होती है जिसे बोलते हैं हम इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल। ओके, ये आपकी बॉडी की सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी इज, कहा गया, इनेमल, ठीक है। यही इनेमल साइंटिफिकली जो फॉर्मूला है वो कहलाता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, और इसका फॉर्मूला होता है Ca10 फॉस्फेट PO4 6OH2, ठीक है। ये जो आपका हाइड्रोक्सी एपेटाइट है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, इसका फॉर्मूला है Ca10 PO4 6OH2। ओके, तो ये आपके बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस है। अब आप जब ओवरनाइट ब्रश नहीं करते हो तो ओवरनाइट जो आपके माउथ में बैक्टीरिया है वही सारी चीज़ें एसिड बनाती हैं, और जिसकी वजह से आपका माउथ का पीएच कम हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद वो जो एसिड बन रहा है वो वाटर में घुलने के बाद आपके माउथ का जो इनेमल है
उसे डिग्रेड करने लगता है, ठीक है, ये डिग्रेड करने लगता है, उसे खराब करने लगता है। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग, ठीक है, और जिसकी वजह से बाद में वो एसिड आपके टूथ इनेमल को ख़राब करता जाता है, ठीक है, ये जो है कोरोड होने लगता है, मतलब ख़राब होने लगता है। तो इससे बचने का क्या उपाय है कि आप माउथ को क्लीन करके सोएं, ठीक है, टूथपेस्ट यूज़ करें। टूथपेस्ट जनरली बेसिक नेचर का होता है, वो आपके एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका टूथ डिके होने से बच जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट है आपका सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। प्लांट्स और एनिमल्स भी अपना बचाव करते हैं, वो भी इन्हीं एसिड्स एंड बेस की हेल्प से। अभी आप देखिए कि अगर हम हनी बी की बात करें, ठीक है, बी की अगर हम बात करते हैं, तो बी जब डंक मारती है तो वो एक जो डंक होता है उसका स्टिंग होता है, उसमें एसिड रिलीज़ करती है। कौन सा एसिड रिलीज़ करती है? मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड। इसे मीथेनोइक एसिड कह लीजिए या फॉर्मिक एसिड कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। मीथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है HCOH। तो ये बी जो है वो अपने बचाव के लिए ये एसिड रिलीज़ करती है, आपको डंक मार देती है ताकि ये खुद को बचा सके, ठीक, जिसकी वजह से वो एसिड जब आपकी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है तो पेन देता है, इरिटेशन देता है, ठीक है। अब आपको पता है कि वो एसिड है और आपको न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके घर में बेकिंग सोडा जैसा वीक बेस है, ठीक है, वीक बेस का यूज़ करना है, स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करोगे तो वो भी आपकी स्किन जला देगा। तो अगर आपके पास बेकिंग सोडा जैसा वीक बेस है तो आप उसे पानी में घोल के थोड़ा सा उस एरिया पर लगा सकते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ी बहुत तो होगी, देखो, क्योंकि उसने आपकी स्किन के अंदर इंजेक्ट किया और आप ऊपर लगाएंगे तो थोड़ा बहुत ही अंदर तक जा पाएगा। तो बेसिकली वो उसे न्यूट्रीफाई कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। अच्छा, सेम चीज़ नेटल लीव्स होते हैं। नेटल एक प्लांट होता है, ठीक है, नेटल प्लांट है, उस प्लांट के लीव्स पर, पत्तों पर ऐसे ही छोटे छोटे कांटे होते हैं, और अगर आप गलती से उससे भी टच हो जाएं तो आपकी बॉडी में सेम मीथेनोइक एसिड चला जाता है और फिर से आपको वही सेम प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये मीथेनोइक एसिड कौन कौन रिलीज़ करता है? बी रिलीज़ करती है, ठीक है, एंट रिलीज़ करती है, चींटी जो होती है, ठीक है। इसके अलावा ये नेटल स्टिंग तो है ही, ठीक है, नेटल का स्टिंग हो गया, ये सब मीथेनोइक एसिड रिलीज़ करते हैं। अच्छा, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एक जो वास्प होता है, वास्प अपने आप को बचाने के लिए एसिड रिलीज़ नहीं करता, वो बेस रिलीज़ करता है। वास्प क्या होता है? जो ततैया होता है ना आपका, ठीक है, आप ततैया कहते हैं, ततैया कुछ ऐसे लिखेंगे ना, ठीक है, ततैया जो होता है वो बेस रिलीज़ करता है, ठीक है। तो उससे थोड़ा बचना होता है, वो बेस रिलीज़ करता है तो उससे थोड़ा आपको एसिडिक लगाना पड़ेगा हल्का सा। चलिए, अब देखिए यहाँ आपका एक पैराग्राफ है, एक बॉक्स है, जिसमें आपको बोला है कि नेचर आपको न्यूट्रलाइजेशन के ऑप्शन खुद ही प्रोवाइड कराता है। जैसे कि अभी हमने बात की कि जो नेटल का प्लांट है उसमें आपके लीव्स पर स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं, कांटेदार कांटा सा होता है, जो अगर चुभ जाए तो आपको बेस रिलीज़ कर दे, सॉरी, मीथेनोइक एसिड रिलीज़ कर देता है। लेकिन अगर आप उसी प्लांट के और पास देखेंगे तो एक और प्लांट मिलेगा, इसी प्लांट के, नेटल प्लांट के ही और पास एक और प्लांट मिलता है जिसे कहते हैं हम डॉग प्लांट, ठीक है। ये दोनों जनरली और पास ही पाए जाते हैं। और ये क्या है, इसकी जो लीव्स होती हैं ना, वो लीव्स जनरली बेसिक नेचर की होती हैं, ठीक है। कैसी होती हैं वो? बेसिक नेचर की होती हैं। तो नेटल जो स्टिंग है वो कैसी हो गई आपकी? एसिडिक, ठीक है। और जो डॉग प्लांट है, डॉग प्लांट का जो लीफ है वो कैसा होता है? बेसिक। तो जब आपको अगर ये चुभ जाए तो उसी को और पास देखना, डॉग प्लांट होगा,
उसका पत्ता लेना, थोड़ा सा घिस के उसका जो रस होगा उसे वहीं पर आप लगा लेना, तो आपको पता चल जाएगा, आपको रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो नेचर अपने आप में ही खुद आपको न्यूट्रलाइजेशन के ऑप्शन प्रोवाइड कराता है। अब यहाँ पर कुछ आपके नेचुरल एसिड्स दे रखे हैं और उनके रिसोर्सेज दे रखे हैं कि उन्हें कैसे कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। तो एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला आपका CH3COOH होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस का ही बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड CH3COH होता है, ये आपको विनेगर से मिलता है, वही सिरका जो आप चाउमीन वगैरह मंचूरियन वगैरह में डाल के खाते हैं, ये वही है, तो वहाँ से आपको मिल जाता है। सिट्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला आपसे नहीं पूछेगा। सिट्रिक एसिड नींबू से, लेमन से, ठीक है, ऑरेंज से, ये नींबू वाली जो फैमिली है उन सब से आपको सिट्रिक एसिड मिलता है। ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, कीनी आई थिंक कीनी होता है, देख लेना आप, है ना। फिर टेमरिंड से, इमली से आपको टार्ट्रिक एसिड मिलता है। नाम से सेम सिमिलर आपको समझ में आ रहा होगा, टेमरिंड से टार्ट्रिक एसिड। टोमेटो से ऑक्सैलिक एसिड मिलता है, टोमेटो से मिलता है आपको ऑक्सैलिक एसिड। ठीक, एप्पल दे नहीं रखा, एप्पल से आपको मिलता है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। ठीक है, फिर जो दही होता है, कर्ड होता है, उससे मिलता है आपको लैक्टिक एसिड। ये तो जनरली आपको सबको पता है ना। तो कर्ड से आपको मिलता है लैक्टिक एसिड। लेमन से भी वही सिट्रिक एसिड, ये अच्छा यहाँ पर लिख दिया उसने। फिर एंट, नेटल और बी, तीनों के बारे में हमने बात की थी। ये तीनों ही आपको मीथेनोइक एसिड देते हैं। ठीक है, मतलब वही फॉर्मिक एसिड कह लीजिए, मीथेनोइक एसिड कह लीजिए, सेम बात है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है इनका, HCOOH। ठीक है, तीनों ही फॉर्मिक एसिड, मीथेनोइक एसिड रिलीज करते हैं। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो ये और डिस्कस कर लें। You have two solution A and B. The pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. ठीक है, दो सॉल्यूशन है, एक का pH 6 है, एक का pH 8 है। दोनों में से किसका हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली हमने डिस्कस किया था pH इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर pH कम है तो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा, तो A का हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा। विच ऑफ दिस इज एसिडिक? जितना कम pH उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होगा। 7 से कम जो होता है वो एसिडिक होता है, इसलिए 7 सॉल्यूशन A जिसका pH 6 है वो एसिडिक होगा। विच वन ऑफ दिस बेसिक? 7 से ज़्यादा होता है वो बेसिक होता है, तो 8 B का है, तो ये बेस हो गया। What effect does the concentration of H plus ion have on the nature of solution? H plus ion जितना ज़्यादा होगा उतना ही एसिडिटी कम होगी, और जितना H प्लस आयन कम होगा उतनी ही एसिडिटी ज़्यादा होगी। समझ में आया? तो आप यहाँ लिख सकते हैं लोअर द H प्लस आयन या लोअर द pH सॉल्यूशन, हायर द H प्लस आयन। ठीक है, वो वाली लाइन लिख सकते हैं। डू बेसिक सॉल्यूशन हैव H प्लस आयंस? जो भी बेसिक सॉल्यूशन होते हैं क्या उनमें H प्लस आयंस होते हैं? इफ़ यस देन वाई आर दीज बेसिक? अब देखो, जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं उनमें H प्लस एक्वस आयन नहीं होते हैं। देखो OH होता है, इतना समझ लो आप, OH होता है। ठीक है, अब ये OH बनता कैसे, इसने बोला है ना, वो बनता कैसे वो समझ लो। OH में H तो प्लस ही है, ठीक है, H प्लस आयन तो प्लस ही है, लेकिन O जो है वो -2 होता है। ये -2 ये +1, ओवरऑल क्या हो जाता है आपका, ओवरऑल हो जाता है आपका OH माइनस, ये -2 ये +1, तो ओवरऑल कितना हो गया माइनस। तो भले ही ये H प्लस आयन है इसमें, लेकिन वो बाउंडेड है ऑक्सीजन से, जिसकी वजह से एक्वस में H प्लस आयन आपको अलग से नहीं मिलता है, और जिस वजह से ये बेसिक है ना कि एसिडिक। अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक फार्मर वुड ट्रीट? देखो वही क्वेश्चन आ गया, अगर सॉइल, किस कंडीशन में सॉइल में क्विकलाइम मिलाया जाता है, किस कंडीशन में स्लिग लाइम या कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया जाता है? बेसिकली तीनों में से कुछ भी मिला सकता है फार्मर, तो किस कंडीशन में मिलाया जाएगा? आप चाहे चूना मिला लीजिए किसी भी फॉर्म में, कैल्शियम कार्बोनेट या कुछ भी, तो
वो तभी मिलाएगा जब उसकी सॉइल एसिडिक होगी, क्योंकि उसे न्यूट्रलाइज करना है। ठीक है, ये हमने अभी डिस्कस किया ही था। तो वीडियो आई थिंक 40 मिनट की हुई। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए अब अगली वीडियो में हम कल मिलेंगे और नेक्स्ट अब सॉल्ट के बारे में बात करेंगे। एसिड बेस यहाँ पर ख़त्म होता है, ये समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट आपका बहुत कुछ ख़त्म हो चुका है, थोड़ा सा चैप्टर और बचा है, अगली वीडियो में कवर करेंगे। एक वीडियो में तो कवर नहीं होगा, देखते हैं, अगर नेक्स्ट एक वीडियो में कवर हो जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, टाइम देने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय।